ठीक है। तो अब इस फर्स्ट एग्जाम्पल का जो फ्लो चार्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को हमें स्टार्ट करना हो, किसी भी प्रोसेस को हमें स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए हमें काम में लेना होता है टर्मिनल। अब टर्मिनल के लिए कल मैंने आप लोगों को कहा था कि हम एक राउंडेड रेक्टेंगल या कभी कभी कुछ लोग इसे ओवल भी कह देते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके का सिंबल बनाते हैं स्टार्ट को डिनोट करने के लिए, और वहां पे हम स्टार्ट लिखते हैं। हो सकता है कुछ जो बुक्स है वहां पे आपको बिगिन या बिगिनिंग जैसा भी वर्ड देखने को मिल जाए, बट यूजुअली स्टार्ट और स्टॉप ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्टार्ट का मतलब क्या है, जो हमारा प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। किसी भी तरीके का जो हमारा मैसेज होता है, जो हमारा आउटपुट है, सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन काम में लेना होता है जो क्या करता है, किसी आउटपुट को डिस्प्ले करने का काम करता है। अब यहाँ पे आउटपुट क्या है, यहाँ पे आउटपुट है हमारा मैसेज, दैट इज हेलो एवरीबॉडी। जब भी हमें किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करवाना होता है तो वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के लिए। मैंने कीबोर्ड से कुछ की को प्रेस किया है तो हमें यहाँ पे मॉनिटर पे दिखती है वो चीज। मैंने माउस से किसी एरिया पे क्लिक किया है तो वो मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखती है, हमें मॉनिटर पे दिखती है। तो जो भी हम मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं वो भी हमें मॉनिटर पे ही दिखेगा। तो ये जो डिस्प्ले यानी कि आउटपुट को प्रिंट करवाने का जो स्टेटमेंट है, ये होता है मॉनिटर के लिए। और जो भी हमारे मैसेजेस होते हैं वो मैसेजेस हमेशा हम डबल कोट्स के अंदर ही स्पेसिफाई करते हैं। अब यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा दिया तो सिंपली हमें क्या करना है, हमारे प्रोग्राम को एंड कर देना है। अब यहाँ पे किसी प्रोसेस को स्टार्ट करना हो या फिर किसी प्रोसेस को एंड करना हो, दोनों के लिए हमें टर्मिनल को ही काम में लेना होता है। स्टार्ट के लिए बस स्टार्ट मेंशन करते हैं और एंड के लिए एंड मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे एक और सिंबल हम लोगों ने कवर किया था, दैट इज द फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या करती हैं, जो अलग अलग सिंबल्स होते हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। और साथ साथ में ये फ्लो लाइंस हमें ये भी बताती है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। किस डायरेक्शन का मतलब क्या है कि पहले हमें क्या करवाना है, फिर उसके बाद हमें क्या करवाना है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगा किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, वो भी हमें फ्लो लाइंस की हेल्प से ही पता चलता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, फिर कहाँ पे जाएंगे, मैसेज प्रिंट करवाने के लिए जाएंगे। मैसेज प्रिंट हो गया, आउटपुट स्क्रीन पे दिख गया, फिर कहाँ जाएंगे, प्रोग्राम को क्लोज करना है, प्रोग्राम को एंड करना है। तो यहाँ पे ये जो एरोज हैं ये कहलाती हैं हमारी फ्लो लाइंस। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था एक मैसेज को डिस्प्ले करवाने का। अब यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक या अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने किसी भी तरीके का जो इनपुट है वो यूजर से नहीं लिया है। यहाँ पे हमने क्या करवाया है, सिंपली हमने यहाँ पे मैसेज को डिस्प्ले करवाया है। अब जैसे कि मैंने कहा, जो भी हमारे मैसेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे मैसेजेस के बारे में, जो मैसेजेस होते हैं हमारे वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज मैं वेरिएबल्स के टर्म में बात करूं, अब वेरिएबल्स क्या है, एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे हमारे पास में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास में, डेटा को हैंडल करने के लिए मेमोरी में जो हम जगह रिजर्व करवाते हैं, उन मेमोरी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उन्हें एक यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा एक अपना नाम है, वो हमारी आइडेंटिटी है, बिल्कुल उसी तरीके से उन मेमोरी लोकेशंस को भी एक नेम प्रोवाइड करवाया जाता है और वो नेम कहलाता है वेरिएबल्स। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर मुझे किसी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो लेंथ की और एक ब्रेथ की। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएंगे, तो ये दो वेरिएबल्स हो जाएंगे।
तो उन वेरिएबल्स को जब हम इन फ्लो चार्ट में मेंशन करेंगे तो वो कभी भी डबल कोट्स के अंदर नहीं आते हैं। अब यहाँ पे जब हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं तो उनके लिए कुछ बेसिक रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। वो बेसिक रूल क्या होते हैं? जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो नेम के बीच में कभी भी किसी भी तरीके की स्पेस नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लेंथ नाम का कोई एक वेरिएबल क्रिएट किया तो पहले मैंने len लिख दिया, फिर एक स्पेस लिख दिया और फिर gth लिख दिया। तो ये क्या है? ये एक गलत नेम है। हमें इकट्ठा एक साथ पूरा नेम लिखना होता है, किसी भी तरीके की स्पेस वहां पे नहीं आती है। अब मान लीजिए हम कोई एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ड है, तो यहाँ पे स्पेस तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर मेंशन करते हैं। अंडरस्कोर क्या होता है? एक डैश सिंबल है, बस वो कैरेक्टर की लेंथ से थोड़े से नीचे की तरफ डिस्प्ले होता है। अब अंडरस्कोर को प्रिंट करने का तरीका क्या है? इक्वल्स टू जो सिंबल होता है उससे जस्ट पहले हमारे पास में एक डैश वाला सिंबल होता है, तो शिफ्ट प्लस डैश को प्रेस करेंगे तो हमारे पास में ये अंडरस्कोर सिंबल आ जाएगा। तो अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसा वेरिएबल का नेम है जो 2 वर्ड का है या 2 से ज्यादा वर्ड का है तो बीच में स्पेस नहीं देनी है, इट इज रॉन्ग। हम क्या कर सकते हैं, उन मल्टीपल वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम लोग अंडरस्कोर की हेल्प ले सकते हैं। तो अब ये जो नेम है वो सही कहलाएगा। सेकंड जो रूल है वेरिएबल्स के नेम से रिगार्डिंग, वो ये है कि कभी भी किसी का जो वेरिएबल का नेम होता है फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसका वो डिजिट नहीं हो सकता, यानी कि 0 1 2 3 4 से किसी भी वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेंथ या फिर मैं यहाँ पे लेंथ के बाद 2 लिख देती हूँ, ठीक है, एंड में अगर मैं 2 लिख देती हूँ तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मैं वेरिएबल के नेम को 2 से स्टार्ट कर लूं, किसी डिजिट से स्टार्ट कर लूं, तो इट इज रॉन्ग। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि वेरिएबल के नेम जब हम लोग लिखते हैं तो वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। तीसरा जो रूल है वेरिएबल के नेम से रिगार्डिंग वो ये है कि वेरिएबल के नेम जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल में लेंथ लिखा है और स्मॉल में लेंथ लिखा है तो यहाँ पे इन दोनों चीजों को हम तो पढ़ रहे हैं लेंथ ही, हमारे लिए दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन कंप्यूटर के लिए इन दोनों का मतलब अलग है। कैपिटल जो लेटर्स होते हैं और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं कंप्यूटर उन्हें अलग अलग ट्रीट करता है। तो ये जो अलग अलग ट्रीट करने का कंसेप्ट होता है यही कहलाता है केस सेंसिटिव। मतलब अगर मैं यहाँ पे किसी का नाम कैपिटल में लिखूंगी, अपर केस में लिखूंगी, बिग लेटर्स में, तो ये उसे दूसरा इंसान मानेगा, और अगर मैं किसी का नाम छोटे लेटर्स में लिखूंगी, स्मॉल लेटर्स में, तो ये उसे कोई और इंसान मानेगा, जबकि होंगे वो सेम ही, हमारे लिए सेम है बिकॉज हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट कंप्यूटर क्या करता है, उन दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है। इसीलिए वेरिएबल के जो नेम है वो आपको बहुत सही तरीके से लिखने होते हैं, और उनको लिखने के लिए ये कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो आई होप जो फर्स्ट फ्लो चार्ट है और जो ये कुछ रूल्स मैंने आपको बताए हैं ये सबको क्लियर होंगे। किसी को इनमें कुछ भी कंफ्यूजन? नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा वो है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल से रिलेटेड, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है एरिया के रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस बता दिया था। किसी भी एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, लेंथ ब्रेथ की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑन टोटल कितने डेटा को हैंडल करना है, हमें 3 डेटा को हैंडल करना है, लेंथ ब्रेथ और एरिया को। तो यानी कि हम ऑन टोटल कितने वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, हम लोग 3 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। अब वेरिएबल्स को जब हम क्रिएट करते हैं तो उनका नेम किस तरीके से रखा जाता है ये स्टेप तो मैंने आप लोगों को बता दिया लास्ट एग्जाम्पल के साथ में।
अब हम उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक चीज जो मैं यहाँ पे आई थिंक मैंने गलत कर दी है, और वो ये है कि इनपुट लेते टाइम मैंने यहाँ पे स्क्वायर सिंबल ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे पैरेललोग्राम ही आएगा। तो जब मैं आपको ये डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करूंगी तो मैं उसको करेक्ट करके मेंशन कर दूंगी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने गलती से यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब सबसे पहले किसी भी वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें क्या करना होता है, प्रोग्राम को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट हमारा क्या है, एक टर्मिनल है, ओके। तो सबसे पहले प्रोसेस को मैंने स्टार्ट करवाया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूजर से डायरेक्टली इनपुट ले लूंगी तो प्रॉब्लम क्या होगा, मेमोरी में वो वैल्यूज कहीं पे भी जाके सेव हो जाएंगी, और कहीं पे भी जाके अगर वैल्यू सेव हो जाएगी तो मैं उनको कैसे पता लगाऊंगी कि वो कहाँ पे स्टोर है। अब जब पता ही नहीं होगा तो हम उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और एक्सेस नहीं करवा पाएंगे तो कभी भी हमारा जो आउटपुट है वो कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनपुट लेने से पहले एक मेमोरी लोकेशन को हम लोग एक नाम असाइन करवा देंगे, यानी कि हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। अब जो यूजर इनपुट देगा वो उस वेरिएबल के अंदर इनपुट देगा। तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो वेरिएबल के नेम से हम इजीली उन्हें एक्सेस करवा पाएंगे। इसीलिए प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा दैट इज वेरिएबल के नेम का क्रिएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है वैर। वैर का सिंपली मतलब है कि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं। अब जितने भी वेरिएबल को क्रिएट करना होता है कॉमा से सेपरेट करके हमें उनके नेम मेंशन कर देने। तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज चाहिए, दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड एरिया। तो मैंने कॉमा से सेपरेट करके उन तीनों के नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे जो ये हमारा इंस्ट्रक्शन है ये एक्चुअली में क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसेसिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम रैम से रिलेटेड वर्किंग करवा रहे हैं। जो ये हमारी लोकेशंस हैं ये रैम में कहीं पे जाके सेव होगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है हमारा ये रैम के लिए है, और जब भी प्रोसेसिंग वाला कुछ पार्ट होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल को एज अ सिंबल काम में लेते हैं। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम होगा वेरिएबल को क्रिएट करना। अब यहाँ पे हम यूजर से 1 बाय 1 इनपुट लेंगे। इनपुट क्या है, सबसे पहले यूजर से लेंथ का इनपुट लेना है, उसके बाद ब्रेड्थ का इनपुट लेना है। अब वो कुछ गलत वैल्यू इनपुट नहीं कर दे, इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यूजर को एक हेल्प प्रोवाइड करी, एक मैसेज प्रोवाइड किया ताकि वो सही डेटा ही इनपुट करे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है डिस्प्ले। अब इस डिस्प्ले की जगह कहीं कहीं पे प्रिंट भी लिखा हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, मॉनिटर पर किसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना। अब यहाँ पे मैंने डिस्प्ले क्या करवाया है, एक मैसेज। मैसेज क्या है, एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर फॉर अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जब भी यूजर इनपुट दे रहा होगा तो वो समझ जाएगा कि वो एक लेंथ के अंदर इनपुट दे रहा है जो कि सेंटीमीटर्स में है, और किसके लिए वो लेंथ काम में ली जाएगी, वो रेक्टेंगल के लिए लेंथ काम में ली जा रही है। तो वो कभी भी ABCD या करेगा, हमेशा सही वैल्यू ही इनपुट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसे एक तरीके की हेल्प प्रोवाइड करवा दी है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ यूजर की हेल्प के लिए है, और ये इंस्ट्रक्शन होता है मॉनिटर पे। इंफॉर्मेशन हमेशा हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है, और स्क्रीन इज इक्वल्स टू मॉनिटर। अब यहाँ पे जब भी यूजर इनपुट देगा तो वो इनपुट कहाँ से दे सकता है, ऑब्वियसली कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट देगा, 10, 20, 5 टू जो भी वो टाइप करेगा वो कीबोर्ड की हेल्प से टाइप करेगा। अब जो भी इनपुट यूजर ने टाइप किया है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारी रैम के अंदर, जो मेमोरी लोकेशन हमने सेव करवाई है उसके अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारा इनपुट वाला स्टेटमेंट होता है ये कीबोर्ड और रैम के लिए होता है। कीबोर्ड से इनपुट लिया जाता है और रैम में जाके वो वैल्यू सेव होती है। सिंपली हमें यहाँ पर लिखना क्या होगा, इनपुट लिखना होगा और हमारे वेरिएबल का नेम मेंशन करना होगा, दैट इज लेंथ, जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा, यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर सिंबल मेंशन कर दिया है। यहाँ पे भी पहले की ही तरह पैरेललोग्राम आएगा। इनपुट और आउटपुट, इनपुट और मैसेजेस जो हमारी स्क्रीन पे आते हैं उनके लिए हम हमेशा पैरेललोग्राम सिंबल ही काम में लेते हैं। तो यहाँ पे भी पैरेललोग्राम सिंबल ही आएगा। अब यहाँ पर पहला इनपुट तो यूजर ने हमें प्रोवाइड करवा दिया है, दैट इज लेंथ। सेकेंड इनपुट भी हमें यूजर से लेना है, दैट इज ब्रेड्थ। तो फिर से मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम क्रिएट किया है।
एक मैसेज यूजर को डिस्प्ले करवाया है, दैट इज एंटर ब्रेथ इन सेंटीमीटर फॉर अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अब यूजर को समझ में आ जाएगा इस मैसेज की हेल्प से कि उसे क्या इनपुट करना है और वो किस तरीके लिए काम में आ जा रहा है। फिर से हमारा वही सेम नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब हम जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसे रैम के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो इनपुट ब्रेथ, कीबोर्ड की हेल्प से यूजर जो भी इनपुट करेगा वो रैम में जाके सेव हो जाएगा। अब हमारे पास में इनपुट भी है, हमारे पास में जो आउटपुट के लिए हमें वेरिएबल चाहिए वो भी हमने क्रिएट कर लिया है। तो हमें करना क्या है, बस हमें कैलकुलेशन करवानी है और रिजल्ट जो है वो एरिया वाली लोकेशन पे जाके सेव करवाना है। कैलकुलेशन के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला की, और फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया। अब यहाँ पे आप सब लोग मैथ्स से फेमिलियर हो, हमारा जो भी एक कंप्लीट फॉर्मूला होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे जो भी चीजें होती हैं सबसे पहले वो सॉल्व होंगी, यानी कि पहला इनका एक आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है, रिजल्ट कैलकुलेट होगा, और उसके बाद वो रिजल्ट जो है वो इस एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। अब ये जो इंस्ट्रक्शन होता है हमारा, ये रैम और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के लिए होता है। जब मैंने आप लोगों को प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बताया था तब वहां पे मैंने 3 पार्ट्स बताए थे, एक हमारा हार्ड डिस्क था, एक रैम था और एक था हमारा सीपीयू, दैट इज प्रोसेसर। हर एक इंस्ट्रक्शन जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर लिखा है, मेमोरी यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर होल्ड करता है। इन जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फिर उस इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट को पास करता है। कंट्रोल यूनिट समझता है कि वो इंस्ट्रक्शन एक्चुअली में करवाना क्या चाहता है, और उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को पास किया जाता है कैलकुलेशंस करवाने के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन हम करवाते हैं वो ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ही इम्प्लीमेंट करती है। इसी वजह से जो ये इंस्ट्रक्शन है वो रैम और एएलयू दोनों के लिए। अब रैम के लिए क्यों है, क्योंकि जो वैल्यूज है लेंथ और ब्रेथ वो तो रैम में ही स्टोर है ना, मेमोरी के अंदर स्टोर है, तो मेमोरी से वैल्यू को उठाएंगे और ये एएलयू क्या करेगा, कैलकुलेशंस इंप्लीमेंट करेगा, और फिर से जो ये रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया है वापस से रैम में जाके स्टोर हो जाएगा, रैम की उस जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा जिसका नाम हमने एरिया रख रखा है। अब यहाँ पे एरिया भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब सिंपली करवाना क्या है, रिजल्ट को हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके के आउटपुट को अगर हमें डिस्प्ले करवाना हो तो हम पैरेललोग्राम की ही हेल्प लेते हैं। अब यहाँ पे एक और नई चीज आ रही है, और वो नई चीज ये है कि मैंने यहाँ पे मैसेजेस के साथ में जो रिजल्ट मैंने कैलकुलेट किया है, यानी कि जो वेरिएबल मेरे पास में है मैंने उसको भी यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तभी तो पता पड़ेगा यूजर को कि हाँ उसने एरिया जो कैलकुलेट किया है कितना आया है। मैं सिर्फ लिख दूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना आया है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो जो कितना आया है वो किसके अंदर है, वो इस एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर है। तो किसी भी मैसेज को और वेरिएबल को अगर हमें कंबाइन करके एक साथ प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए हम प्लस सिंबल को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा कैसे जाएगा, देखिए सबसे पहले तो डिस्प्ले, क्योंकि हम प्रिंट करवा रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग कितना लेंथ एंड कितना ब्रेथ इज इक्वल्स टू कितना एरिया, इस तरीके का स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे फॉर्म करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ, अब लेंथ के अंदर सपोज यूजर ने 10 इनपुट किया, ठीक है। अब 10 जो है वो तो वेरिएबल के अंदर है, तो यहाँ पे हमारा जो मैसेज है डबल कोट से स्टार्ट हो गया, डबल कोट से खत्म हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे वेरिएबल का नाम। अब मैसेज और वेरिएबल को आपस में कंबाइन करने के लिए हम काम में लेते हैं प्लस सिंबल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग 10, ठीक है। अब 10 के बाद सेंटीमीटर लेंथ, ये भी तो मैसेज देना पड़ेगा ना, 10 क्या है हमें कैसे पता पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फिर से इस वेरिएबल को इस मैसेज से कंबाइन करवाया है विद द हेल्प ऑफ प्लस सिंबल। तो 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड कितना ब्रेथ, अब ब्रेथ किसके अंदर है, यहाँ पे वेरिएबल के अंदर है। तो फिर से मैसेज को हम वेरिएबल के नेम से कंबाइन कर दिया, तो प्लस ब्रेथ प्लस सेंटीमीटर ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड सपोज 8 सेंटीमीटर ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे 10 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 80 आना चाहिए। अब 80 होगा कहाँ पे, 80 होगा इस एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर।
तो फिर से इस मैसेज को हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल के साथ में कंबाइन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्लस सिंबल। अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू नहीं आती, हम क्या करते हैं मैथ्स के केस में हमारे रिजल्ट के साथ साथ यूनिट भी मेंशन करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, ये सारी चीजें आती हैं। तो हमें इसके साथ में भी इसकी यूनिट मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे सपोज एरिया की जो यूनिट है इट इज स्क्वायर सेंटीमीटर, तो अब स्क्वायर सेंटीमीटर तो सिंपल मैसेज होगा हमारा। तो फिर से मैंने इस एरिया वेरिएबल को कंबाइन करवाया है स्क्वायर सेंटीमीटर मैसेज के साथ में, और उसके बाद जब फाइनल आउटपुट हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है तो मैंने इस प्रोग्राम को एंड करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ अ टर्मिनल। तो हमारे पास में जो फाइनल आउटपुट आएगा स्क्रीन पे वो कुछ इस तरीके का आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग। अब हैविंग के बाद मैंने यहाँ पे मैसेज को क्लोज कर दिया था और लेंथ वेरिएबल लिखा था, तो लेंथ के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ वेरिएबल का नेम था यहाँ पे, तो ब्रेथ वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। एंड 8 सेंटीमीटर ब्रेथ इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया के अंदर जो वैल्यू है वो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का जो आपके पास में आउटपुट है वो आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा। और हमारे का मेमोरी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का हो सकता है, कुछ जो स्पेस है वो तो ओएस ऑक्यूपाई करके रखता है, ठीक है। और उसके बाद बाकी 3 जो पोजीशंस हैं, 3 लोकेशंस जो हैं वो हमने रिजर्व करवाई है, एक लेंथ के लिए, एक ब्रेथ के लिए और एक एरिया के लिए। तो कुछ इस तरीके से एक कंप्लीट फ्लो चार्ट यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। एक दो एग्जांपल्स हम इसके और कवर करेंगे तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे स्टेप्स को आपको काउंट करना है और उसके बाद उसे मेंशन करना है। इस एग्जांपल के अंदर पहले किसी को कंफ्यूजन है तो आप लोग को कुछ